पूरे देश में इस वक्त एक अलग ही हवा चल रही है। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जब एक खास मजहब के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। खुलकर कहा जाए तो धर्म के आधार पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। कई ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जब किसी को चोरी के शक में पीट पीट कर मार दिया जा रहा है तो किसी को गौ तस्करी के इल्जाम में कत्ल कर दिया जा रहा है। इसे भीड़ हत्या का नाम दिया जा रहा है। अक्सर इस तरह की भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, पर गौर से देखा जाए तो गेरुआ टोला इस भीड़ की रहनुमाई कर रहा होता है, वही इसे कंट्रोल कर रहा होता है। आप इसे सुनियोजित भीड़ भी कह सकते हैं जो हर राज्य में मौजूद है। मॉब लिंचिंग के मामले में राजनीतिक दलों का नजरिया बिल्कुल सिलेक्टिव होता है। विपक्ष के बड़े बड़े नेता खुद को मुस्लिम परस्त होने के इल्जाम से बचने के लिए मुसलमानों की मॉब लिंचिंग के मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। खैर, मुसलमानों के मॉब लिंचिंग में लोकसभा चुनाव के बाद ज्यादा इजाफा देखा जा रहा है, पर मॉब लिंचिंग के जरिए सिर्फ आम मुसलमानों को ही निशाना नहीं बनाया जा रहा, बल्कि उन मुस्लिम पत्रकारों को भी निशाना बनाया जा रहा है जो मॉब लिंचिंग की घटनाओं को उठाते हैं, उन्हें रिपोर्ट करते हैं, सत्ता सिस्टम से सवाल पूछते हैं, विपक्ष को नींद जगाने का जो काम करते हैं। अब इसकी ताजा मिसाल यूपी में देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के शामली में मॉब लिंचिंग की एक घटना को सोशल मीडिया पर उठाने की वजह से दो मुस्लिम पत्रकारों के साथ साथ कई सोशल मीडिया यूजर के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। पत्रकार वसीम अकरम त्यागी और पत्रकार जाकिर अली त्यागी उन पत्रकारों में अब शुमार हो चुके हैं जिनके खिलाफ यूपी पुलिस ने केस दर्ज किया है। भारत में पहले ही पत्रकारिता का जनाजा उठ चुका है। सत्ता और सिस्टम के जरिए पत्रकारों को निशाना बनाने के लगातार इल्जाम लगते ही रहते हैं, लेकिन शामली में मॉब लिंचिंग की घटना पर आवाज बुलंद करने वाले पत्रकारों को निशाना बनाने की घटना बिल्कुल ताजा ताजा है। मॉब लिंचिंग से जुड़ी खबर शेयर करना भी पत्रकारों के लिए अब अपराध बन चुका है। शामली पुलिस ने फिरोज कुरैशी के मामले को उठाने पर पत्रकार वसीम अकरम त्यागी और जाकिर अली त्यागी समेत 5 लोगों के खिलाफ सांप्रदायिक द्वेष फैलाने का इल्जाम लगाकर कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। दरअसल शामली के जलालाबाद में पिंकी, पंकज, राजेंद्र समेत कई लोगों पर फिरोज कुरैशी को पीटने का इल्जाम लगा। पुलिस ने इनके खिलाफ केस भी दर्ज किया। हालांकि आरोप में कितनी सच्चाई है ये तो अदालत में ही तय होगा, लेकिन इस घटना को सोशल मीडिया यानी ट्विटर, जिसे एक्स कहते हैं, एक्स पर शेयर करने की वजह से पत्रकार वसीम अकरम त्यागी, जाकिर अली त्यागी, एक्टिविस्ट आसिफ राणा, सैफ इलाहाबादी और अहमद रजा खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 यानी धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के खिलाफ दुश्मनी को बढ़ावा देने और सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य और धारा 353 यानी सार्वजनिक शरारत के लिए बयान देना के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है जब पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है, वो भी कानून के जरिए। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का दिवाला निकल चुका है। डेक्कन हेराल्ड ने इसी साल 3 मई 2024 को अपनी एक स्टोरी में बताया कि बीते साल 2023 में 5 पत्रकारों की हत्या कर दी गई, जबकि 226 पत्रकारों को निशाना बनाया गया। एक साल पहले 6 जून 2023 को द वायर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि साल 2022 में भारत में कम से कम 194 पत्रकारों को निशाना बनाया गया, जिसमें सबसे ज्यादा कश्मीरी पत्रकार थे। कम से कम 103 पत्रकार सरकारों के जरिए निशाना बनाए गए, जबकि 91 राजनीतिक कार्यकर्ताओं समेत गैर सरकारी तत्वों के निशाने पर रहे। खैर, भारत में जिस तरह से पत्रकारिता को सत्ता और सिस्टम के जरिए निशाना बनाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उसे बिल्कुल भी अभिव्यक्ति की आजादी के तौर पर नहीं देखा जा सकता। हालांकि भारत में सत्ता सिस्टम के जरिए पत्रकारों को निशाना बनाए जाने की कई घटनाओं को रिपोर्ट किया जा चुका है और इस मामले में कई इंटरनेशनल रिपोर्ट भी सामने आ चुकी हैं। मॉब लिंचिंग जैसे गंभीर मामलों में विपक्ष का रवैया भी बिल्कुल ठुलमुल होता है। संसद में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को मुद्दा बनाने में विपक्ष नाकाम रहा है। ऐसा लगता है कि विपक्ष के एजेंडे में मुसलमानों को केवल वोट के लिए रखा गया है। संसद में मामले उठाए भी जाते हैं तो असली हिंदू, नकली हिंदू, असली बीजेपी, नकली बीजेपी, बीजेपी हिंदू है, मुस्लिम है, इस तरह की बातें कह करके मामले को अलग ही रंग दे दिया जाता है। कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहता। पर सबसे गौर करने वाली बात यह है कि चाहे बच्चा चोरी का इल्जाम लगा हो या फिर गौ हत्या का इल्जाम लगा हो, चाहे मामूली घटना में ही मारपीट क्यों न की गई हो, लेकिन पीट पीट कर कत्ल कर दिए जाने की घटनाओं को एक साजिश के तौर पर आप देख सकते हैं। अगर पुलिस मॉब लिंचिंग के आरोपियों के खिलाफ केस भी दर्ज करती है तो उनके खिलाफ बहुत ही हल्की मामूली धाराएं लगाई जाती हैं। कई बार तो खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता ही मॉब लिंचिंग के हत्यारोपियों के समर्थन में रैली निकालने लगते हैं, सड़क जाम कर देते हैं, मार्केट ही बंद करवा देते हैं। कट्टरपंथी हिंदू संगठन और बीजेपी के नेता पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की करते नजर आते हैं। उनका मकसद बस यही होता है कि केंद्र में हमारी सरकार, राज्य में हमारी सरकार, फिर भी हमारे खिलाफ केस करने की हिम्मत कैसे हो गई। हिमाचल में भाजपा की सरकार नहीं है, वहां पर कांग्रेस की सरकार है, पर कांग्रेस की सरकार ने कट्टरपंथी संगठनों को बिल्कुल खुली छूट दे रखी है। यानी मॉब लिंचिंग और नफरत के मामलों में भाजपा और कांग्रेस की सरकारों में कोई फर्क नहीं है।
हिमाचल के नाहन में जावेद की दुकान को गौहत्या के बहाने लूट लिया जाता है। जावेद ने व्हाट्सएप स्टेटस में भैंस की कुर्बानी का फोटो शेयर किया था, लेकिन उसे गौहत्या बताकर उसकी दुकान को लूट लिया गया। खुद यूपी पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि जावेद ने गौहत्या नहीं की है, बल्कि भैंस की कुर्बानी की थी। लेकिन जावेद की दुकान भीड़ का शिकार हो गई। पीड़ित होने के बावजूद भी जावेद के खिलाफ ही केस दर्ज किया गया। यह भी कितने हैरानी की बात है कि 1 जुलाई को नया कानून अपने वजूद में आता है। इसका पहला शिकार भी उस गरीब को बनाया जाता है जो सड़क पर सामान बेचता है, जो अपनी रोजी रोटी सड़क से पूरा करता है। मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले पत्रकारों को निशाना बनाना ही बहुत शर्मनाक है। कट्टरपंथियों की आतंकी भीड़ मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, बिहार से लेकर झारखंड, यहां तक कि छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में तो आप देख ही रहे हैं। मॉब लिंचिंग की घटनाएं ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में भी देखी जा रही हैं। यूपी के अलीगढ़ में मोहम्मद फरीद उर्फ औरंगजेब को भीड़ ने चोरी का इल्जाम लगाकर बीच सड़क पर पीट पीट कर कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस भीड़ के खिलाफ एक्शन भी लिया, लेकिन भाजपा के नेता सड़क पर उतरकर पुलिस के खिलाफ ही विरोध प्रदर्शन करने लगे। 10 दिन बाद पीड़ित पर पुलिस ने ही उल्टा मुकदमा दर्ज कर दिया। मृतक औरंगजेब यानी मकतूल औरंगजेब और उसके करीबियों के खिलाफ पुलिस ने छेड़छाड़ और डकैती समेत केस दर्ज कर लिया, जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन खैर, पत्रकार वसीम अकरम त्यागी और पत्रकार जाकिर अली त्यागी के खिलाफ पुलिस एक्शन बताने के लिए काफी है कि आवाज नीचे रखो वरना कुचल दिए जाओगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे, वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे, अकरबा मेरे करे कत्ल का दावा किस पर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त कातिल ही अदालत है, कातिल ही वकील है, कातिल ही इंसाफ करने वाला है, कातिल ही मुंसिफ बन चुका है और इस वक्त कातिल ही रहबर बन चुका है। और कायदे से कहा जाए तो अगर आप इंसाफ की उम्मीद करते हैं तो ये आपकी भूल है। देश भर में हो रही मॉब लिंचिंग और बुलडोजर एक्शन के जरिए यही समझाया जा रहा है कि अगर कोई अवैध है तो वो मुसलमान है, अगर कोई गलत है तो मुसलमान है, अगर कोई कब्जाधारी है तो वो मुसलमान, अगर कोई अपराधी है तो मुसलमान, अगर कोई छिनात है, बदमाश है तो मुसलमान ही होगा। मुसलमान को कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन खबरदार जो आपने कत्ल की शिकायत की वरना आपको ही हवालात में ठूस दिया जाएगा। कत्ल, कातिल और कानून के मुहाफिजों के बीच एक सियासी गठजोड़ नजर आती है जो संघी ब्रिगेड की कठपुतली से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसकी ताजा मिसाल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सामने आई है। अलीगढ़ में जिस औरंगजेब को गेरुआ टोले ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया, अब उसी औरंगजेब और उसके लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया।